ऑलराइट, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम कौन सा चैप्टर हमें करना था? आई थिंक सोर्स डॉक्यूमेंट्स एंड कोडिंग रह गया था। यस, सोर्स डॉक्यूमेंट्स एंड कोडिंग, प्रॉबेबली चैप्टर 5। तो आज हम ये वाला चैप्टर करेंगे, सोर्स डॉक्यूमेंट्स एंड कोडिंग। क्या मतलब? चैप्टर सुन के क्या लग रहा है? नाम सुन के क्या होने वाला है इसमें? कोडिंग के बारे में। और सोर्स डॉक्यूमेंट्स किसे कहते हैं? वो मिस अनु, फैन जरा बंद कर दे जी। सोर्स डॉक्यूमेंट्स, सबसे पहले हम समझेंगे कि डॉक्यूमेंट्स आखिर किसे कहते हैं। देखो, आज से 15 साल पहले चले जाओ, 15 साल पीछे चले जाओ, तो उस जमाने में नया नया कंप्यूटर आया ही था। अभी बहुत ज्यादा फेमिलियरिटी नहीं थी लोगों की, ना इतने ज्यादा हाईली एडवांस्ड सॉफ्टवेयर्स थे, ना ही इंटरनेट फैसिलिटी कोई बहुत ज्यादा फास्ट थी कि बिल्कुल फास्ट 5G वाला। और इसी तरह से 15 साल पहले की बजाय अब आप चले जाओ 30 इयर्स पहले। उस वक्त तो और भी इंटरनेट का नामो निशान नहीं था। और कंप्यूटर भी शायद कोई, हम लोग वो जाते थे कंप्यूटर्स की क्लासरूम में, और वहां एक बड़ा सा कंप्यूटर होता था और सारे बच्चे उसी को देखते थे या उसी में समझते थे। इतनी ज्यादा फरावानी नहीं थी, इतना ज्यादा आईटी का रुझान नहीं था, इतनी ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हुई भी थी। आज से 50 साल पहले चले जाए, उस जमाने में चले जाएं जब इंडिया पाकिस्तान बना, तो क्या था उस जमाने में? क्या कारोबार नहीं होते थे? बिल्कुल होते थे। ऐसा क्या ऐसा होता था कि बस कारोबार बहुत ही स्मॉल लेवल पे थे, या सिर्फ जैसे कि हमारे समझो किराने की दुकान, बस इस लेवल तक की कोई दुकान होती थी, या इससे बड़े लेवल पे भी जाते थे? इससे बड़े लेवल पे जाते थे, बिल्कुल। कैसे? ये डॉक्यूमेंट्स की हेल्प से। क्योंकि एक ओनर, जब आप कारोबार एक्सपैंड करते हो, लाइक फॉर एग्जांपल मैं, अगर मैं एक टीचर हूँ क्लास, और मैं यहाँ की हेड हूँ, तो मेरे पास अगर सिर्फ ये क्लासरूम है, तो इस क्लासरूम को मैनेज करना बहुत आसान है मेरे लिए। यस और नो? क्योंकि मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, मैं देख रही हूँ हाँ कितने लोग बैठे हैं, कितना स्टाफ बैठा है, कौन क्या कर रहे हैं, सब कुछ मेरी नजर में। लेकिन जो जो मैं इस लेवल को बड़ा करती जाऊं, क्लासरूम एक थी, दो हो गई, चार हो गई, 10 हो गई, अब क्या मेरी मौजूदगी हर क्लासरूम में पॉसिबल है? लेकिन मैं तो ओनर हूँ, मुझे तो टेक केयर करना ही करना है, सारी जिम्मेदारी मेरे कांधों पे है कि भाई किस क्लास में कोई बदतमीजी ना हो रही हो, कोई बच्चा हरास ना हो रहा हो, कोई टीचर हरास ना हो रहा हो। मुझे ये मेक श्योर करना है कि हर जगह डिसिप्लिन रहे। तो ये सब कैसे होगा फिर पॉसिबल? मैं तो एक अकेली हूँ, मैं एक क्लासरूम में एट अ टाइम रह सकती हूँ, मेरी गैर मौजूदगी में पीछे 10 क्लासरूम्स और है, वहां पे कुछ भी हो सकता है। इसी तरह इसको और बड़े लेवल पे ले जाओ। हो सकता है ये कैंपस से अब हमने एक और कैंपस खोल लिया गुलशन में, एक और कैंपस खोल लिया डिफेंस में, तो अब हर जगह ओनर का मौजूद होना क्या मुश्किल है या नहीं? बहुत मुश्किल है, नामुमकिन है। एट ए टाइम आप हर जगह कैसे हो सकते हो? तो फिर चेक एंड बैलेंस कौन रखेगा? जितने लोगों को हम हायर करते हैं वो एट द एंड ऑफ द डे हमारा स्टाफ है, एम्प्लॉयज है, उनको वो दर्द नहीं होगा जो ओनर को, उनको वो, उनका वो विजन नहीं होगा जो ओनर का होगा। यस और नो? तो फिर उस जमाने में फिर किस चीज से ये कंट्रोल किया जा रहे थे इन इदारों को? ओनर तो हर जगह मौजूद है नहीं। सोर्स डॉक्यूमेंट्स, फिर ये वो डॉक्यूमेंट्स होते थे कि जो एज एन एविडेंस ओनर रिव्यू कर सकता है, कभी भी मांग सकता है, इंस्पेक्ट कर सकता है। तो लिहाजा हर किसी को पता होता था कि यार ये डॉक्यूमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस डॉक्यूमेंट्स की बेस पर बॉस कोई भी डिसीजन ले सकता है। बॉस चाहे तो प्रमोशन कर दे, चाहे तो बोनस दे दे, चाहे तो कुछ भी ना। राइट? तो ये जो चीज थी ये है सोर्स डॉक्यूमेंट्स। अब सोर्स डॉक्यूमेंट्स में कितने तरह के डॉक्यूमेंट्स हैं जो अभी तक आपने पढ़े हैं? कोई डॉक्यूमेंट है जो पढ़े? एक भी? ओके।
हम जब भी सोर्स डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं, सोर्स का मतलब जहां से इंफॉर्मेशन आ, डॉक्यूमेंट मतलब कोई ना कोई डॉक्यूमेंट में वो लिस्टेड है। अब इसको समझने के लिए हम जहन में सुपरमार्ट की एग्जांपल लेंगे, राइट। ऐसा सुपरमार्ट जहाँ पे कंप्यूटराइजेशन नहीं है, कंप्यूटराइज सिस्टम नहीं है, वहां पे सब कुछ मैनुअली हो। तो अब जैसे शेल्फ्स में सामान रखा है, तो ये सेल्स पर्सन खड़े हुए हैं हर शेल्फ के, ठीक है, जो जो जिम्मेदार है कि अगर इनके रो में कुछ भी खत्म हो जाता है, तो व्हाट दे हैव टू डू, दे हैव टू इन्फॉर्म द वेयर हाउस, और यहाँ से सामान मंगवा ले और रिफिल कर देंगे, सो नो। तो अब ये यहाँ पे वेयर हाउस मैनेजर को कैसे खबर भिजवाएंगे? There is a document called material requisition form। ये वो भरेगा बंदा और वेयर हाउस मैनेजर को भेजेगा कि भाई सामान खत्म हो रहा है, ये सामान चाहिए। अब तुम यहाँ पे सुपरमार्केट हटा दो, फैक्ट्री लगा दो, तो फैक्ट्री में ये सब जगह पे मशीन लगी हुई है और हर कोई अपनी अपनी मशीन में प्रोडक्शन का जिम्मेदार है। तो रॉ मटेरियल जहां भी खत्म हो जाएगा, अगेन क्या भर के देंगे, मटेरियल रिक्विजिशन फॉर्म वेयर हाउस मैनेजर को कि भाई सामान खत्म हो गया, जल्दी से भेज दो। ठीक। अब आइए नेक्स्ट। जब ये सामान, ये डॉक्यूमेंट मटेरियल एक्विजिशन वेयर हाउस मैनेजर के पास जाएगा, पहले समझ लो फिर मैं लिख देगा टाइम। वेयर हाउस मैनेजर के पास जाएगा तो वो क्या करेगा? जब ये फॉर्म वेयर हाउस मैनेजर के पास आएगा तो वो क्या करेगा? जो चीजें उसमें लिखी हुई है वो दिखाएगा, वो चेक करेगा कि उसके पास गोदाम में वो चीजें हैं या नहीं। अगर तो हैं तो वो भिजवा देगा, और अगर नहीं है तो फिर क्या करेगा? ये एक डॉक्यूमेंट है जिसको कहते हैं परचेज रेक्विजिशन फॉर्म। ये उसमें लिखना शुरू करेगा कि ये माल खत्म हो गया, वेयर हाउस से भी खत्म होने वाला है या खत्म हो चुका है। तो ये सारे लोग किसको भेज रहे हैं? इसको। और ये क्या बना रहे हैं? फाइनली परचेज रेक्विजिशन फॉर्म। फिर ये परचेज रेक्विजिशन फॉर्म किसको भेजेगा वेयर हाउस मैनेजर? परचेज डिपार्टमेंट को। परचेज डिपार्टमेंट क्या करेगा? सप्लायर्स जितने भी इस वक्त मार्केट में मौजूद हैं, ए बी सी डी ई, सबको ईमेल करेगा और बोलेगा कि मुझे कोटेशन भेजो। क्या भेजो? कोटेशन भेजो। हमें ये सामान चाहिए, हम सुपरमार्ट चला रहे हैं, तो आप हमें कोटेशन भेजो कि कितने दिन में सामान भिजवाओगे, कितने दिनों का क्रेडिट दोगे, और क्या प्राइस होगी, कितना डिस्काउंट होगा। ये सारी चीजें अब ए बी सी डी ई सप्लायर्स जो है क्या करेंगे? अपनी अपनी कोटेशन बना के किसको भेजेंगे? परचेज डिपार्टमेंट। परचेज डिपार्टमेंट कोटेशन देखेगा, फिर डिसाइड करेगा कि हमें इससे खरीदना है। फाइनली ऑर्डर प्लेस करने के लिए परचेज डिपार्टमेंट क्या फिल करेगा? ऑर्डर फॉर्म। ऑर्डर फॉर्म फिल करेगा और इसको भेज देगा, जो भी जिसको भी उसने सिलेक्ट किया, फॉर एग्जांपल ए को सिलेक्ट किया तो ए को भेज देगा। ए क्या करेगा? जैसे ही उसका ऑर्डर उसको मिलेगा, फौरन पैकिंग करवाना शुरू कर देगा, और क्या करना, कराना शुरू कर देगा, डिलीवर। तो जब ये पैकिंग करवा लेगा, ये बॉक्स है, पैकिंग हो गई, तो इसके ऊपर ये एक कागज लगाएगा और साथ ही इसकी एक कॉपी भी किसको देगा? डिलीवरी मैन को। इसको क्या कहते हैं? डिलीवरी नोट। इसको क्या कहते हैं? डिलीवरी नोट। अक्सर आप लोग भी पार्सल्स रिसीव करते होगे तो घर पे जो भी सामान आता होगा उसके ऊपर एक डिलीवरी नोट होता होगा ना, जिसमें नेम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट और ये ऑर्डर नंबर फलाना फलाना लिखा होता है। और सेम टू सेम उसकी कॉपी पे जो भी बंदा आया होता है वो आपसे रिसीविंग ले लेता है या साइन करवा लेता है, यस और नो? तो ये जो डिलीवरी वाला है ये साइन उसमें क्यों करवाता है? ताकि ये जाके सप्लायर को दिखा सके, देखो मैंने डिलीवर कर दिया, ये सबूत है, साइन हुआ। ठीक है। तो जब ये इसको जाके दिखाएगा तो ये इसकी पेमेंट रिलीज कर देगा कि हाँ ठीक है, तुमने वक्त पे डिलीवर कर दिया, ये लो तुम्हारी पेमेंट, यस और नो? ऑन दी अदर हैंड जहां सामान आ रहा है वहां पे भी तो एक बंदा होगा। अब वो वेयर हाउस मैनेजर ही हो सकता है या वो फैक्ट्री का कोई बंदा हो सकता है, वो जो सामान रिसीव कर, तो जो रिसीव कर रहे हैं उसके पास एक अदर डॉक्यूमेंट है जिसपे वो रिकॉर्ड कर रहे हैं कि मुझे क्या क्या रिसीव हुआ है।
एक कार्टन दूध, एक दर्जन अंडे, एक दर्जन फलाना, एक दर्जन केले, एक डबल रोटी के 10 पैकेट, जो जो रिसीव हुआ है वो उस पे लिखता जाएगा, जिसको हम क्या कहेंगे, गुड्स रिसीव्ड नोट। क्या कहेंगे, गुड्स रिसीव्ड नोट, गुड्स रिसीव्ड नोट। फिर जब वो गुड्स रिसीव्ड नोट फिल कर लेगा, तो ये गुड्स रिसीव्ड नोट किसको दे देगा, परचेज डिपार्टमेंट को। क्यों, क्योंकि परचेज डिपार्टमेंट में ने क्या करनी है, पेमेंट रिलीज करनी है। किसकी पेमेंट रिलीज करनी है, सप्लायर की। तो ये जो गुड्स रिसीव नोट जाएगा, प्लस ये जो पार्सल के ऊपर जो डिलीवरी नोट है वो भी जाएगा, प्लस जो इनवॉइस इशू किया है, ईमेल की होगी परचेज डिपार्टमेंट को इनवॉइस, वो उससे मैच करेगा ऑर्डर फॉर्म नंबर से, कि हाँ ये ऑर्डर फॉर्म, ये इनवॉइस नंबर, ये गुड्स रिसीव नोट का नंबर सब मैच हो गए, ये पेमेंट क्लियर करने की बारी आती है, इसको पेमेंट क्लियर। ठीक। अब आगे इनवॉइस और रिसीट में क्या फर्क है, इनवॉइस और रिसीट में क्या फर्क है, रिसीट सप्लायर बना के देते हैं, रिसीट सप्लायर बना के देते हैं, तो इनवॉइस, इनवॉइस भी तो सप्लायर ही बना के दे रहा है, तो फिर दोनों में फर्क क्या है। रिसीट तब बनती है जब पेमेंट ऑन कैश, पेमेंट जब कैश में हो किया जाता है, यानी कि ऑन द स्पॉट उसी वक्त कैश ऑन डिलीवरी, तो रिसीट आपको मिलेगी। जब आपको उधार दिया जा रहा है, क्रेडिट, 1 महीने का, 2 हफ्ते का, कि आप 2 हफ्ते बाद पेमेंट कर लो, 1 महीने बाद पेमेंट करो, आपको सहूलत दी जा रही है, इसको हम क्या कहते हैं, क्रेडिट फैसिलिटी। आपको क्रेडिट फैसिलिटी दी जा रही है, उधार पे माल खरीदने की फैसिलिटी दी जा रही है, तो तब आपका सप्लायर क्या इशू करेगा, क्लियर होगी बात। जब आप मॉल में जाते हो, कुछ भी खरीदते हो, आपको क्या मिलता है, रिसीट, क्योंकि ऑन द स्पॉट आप कैश देते हो। और जब आप कहीं और से माल लोगे जहां पे आपको क्रेडिट फैसिलिटी मिलेगी, तो वहां क्या जनरेट होगी, इनवॉइस। क्लियर। अब आइए, ये उस जमाने की बातें हैं जब हमारे पास कंप्यूटराइज सिस्टम्स नहीं हुआ करते थे, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स फिजिकली हुआ करते थे और फिजिकली बहुत इंपॉर्टेंट और मैटर किया करते थे। अब क्या हुआ है, अब ये सारा कुछ मैनुअल से शिफ्ट होके ऑटोमेटेड पे चला गया है। यानी कि अब जो गुड्स रिसीव नोट है वो बंदे के पास टैब होता है, वो टैब में टिक 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 करता है, वो फॉर्म उसका गुड्स रिसीव नोट फिल हो जाता है। जैसे ही वो फिल करता है, वो उसको किसी को भी देने की जरूरत नहीं, वो ऑटोमेटिक परचेज डिपार्टमेंट के कंप्यूटर पे आ जाता है कि गुड्स रिसीव्ड हो गए, पेमेंट कर दीजिए। तो यहाँ पे क्या हुआ, जब सिस्टमाइज्ड हो गई चीजें, कंप्यूटराइज्ड हो गई चीजें, तो पेपर वर्क क्या हो गया, खत्म हो गया, कम हो गया, कंप्लीटली अवॉइडेबल है। अब आप देखो, एसीसीए के एग्जाम्स 10 साल पहले तक पेपर बेस्ड होते थे, हम जाते थे हॉल, पेपर में लिखते थे, वो जमाना था जब मैंने पेपर में एग्जाम। बट अब सब कुछ कंप्यूटराइज्ड हो गया। क्यों, पेपरलेस। नंबर वन, एक तो एनवायरमेंट फ्रेंडली बनाने के लिए, नंबर टू कि इसमें चीटिंग वगैरह की चीजें कम है। यानी कि अब क्या होता था कि जब हम पेपर्स फिल कर लेते थे, एक बड़े से सूटकेस में सब भरा जाता था, बाय फ्लाइट यूके लंदन जाता था, वहां जाके फिर टीचर्स चेक करते थे, उस दौरान कुछ मिसहैंडलिंग हो गई, कोई पेपर खराब हो गया, पानी गिर गया, कुछ हो गया, इंक स्प्रेड हो गई, बहुत लॉस के भी रिस्की होता था, लॉस के भी चांसेस होते थे, चीटिंग के भी चांसेस होते थे, कि बीच में कोई अदला बदली कर ले पेपर्स की, कुछ भी हो सकता था। ठीक है। अब वो सारी चीजों से बचने के लिए सब कुछ कंप्यूटराइज हो गया है। यहाँ जैसे ही बच्चा सबमिट करता है, एसीसीए लंदन के कंप्यूटर पे चला जाता है, वहां पे उनके सॉफ्टवेयर पे आ जाता है कि हाँ इस बच्चे ने एग्जाम दे दिए, सबमिट हो, और वो अपडेट कर देते हैं फिर आपके पोर्टल पे आपका रिजल्ट चेक करके। ठीक। सो दी दिस इज कंप्यूटराइज सिस्टम एंड दिस वाज ऑल। अब आप चाहो तो इसको लिख लो फटाफट, फिर हम जरा चैप्टर में जाएंगे। ये कितना अच्छा टेम्पलेट लग रहा है पीछे स्लाइड। इस तरह का ही हम सारों को नहीं कर सकते, पर मुझे क्या लगा, बहुत अच्छा लगा। सब में ना सही, मगर जैसे तुमने थीम बढ़ की निकाली है ना, वैसे हर टेम्पलेट में कहीं ना कहीं बढ़ थीम आ। यहाँ जैसे वाटरमार्क की शक्ल में एडमिशन ओपन में, कहीं और साइड में कहीं कर लो, उसकी प्लेसमेंट चेंज कर लो, समझ रही हो?
आई रियली लाइक दिस, बहुत प्रोफेशनल और बहुत अच्छा था। सीबी डेट्स तो बता दें, सीबी डेट्स जो हैं वो अलग अलग करिए, ऑल सैटरडेज और सैटरडे टेम्पलेट, तो पुराना टेम्पलेट है उसको भी हम रन कर सकते हैं टेबल से। पुराना वो मतलब जैसे लोग उसमें ही सारा फाउंडेशन का ग्रीन वगैरह वही रख लो होगी, तो और तो कोई आइडिया नहीं आ रहा, और आपके टाइम में आइडिया नहीं आ रहा। तो बाबा तो ये सीए की पूरे पूरी को कुछ अच्छे सीए अब ये इसलिए हम देखा था बिजनेस व्हाट हैपन व्हाट वी विल स्टार्ट मुझे ऑप्शन दिखा प्रॉब्लम ऑन साइट ऑनलाइन दोनों। मैं आपको भेज दूँ, मेरे पास है ये ये बारिश हो रहा है। अब मुझे तो मेरे नंबर को भेजना आगे से तो बात तुम्हारे ऊपर पर्सन जी ऐसे वाले में नहीं आने से लेकिन ना एक दफा आप सर मुनीब से पूछ आप स्टूडेंट से तो डील करें, साथ ही साथ सर मुनीब से ये पूछूं क्योंकि वो कह रहे थे कि कुछ चेंजेस हुई हैं सीए में ना, तो वो उन चेंजेस पूछ लें, एक दफा कंफर्म कर लें, लेकिन स्टूडेंट से आप बात कर लें जो भी है। ठीक हो गया, अच्छा जी, डन। अब आइए जरा इसको हम चैप्टर के अंदर जाते हैं, कोडिंग पढ़िए फॉर एलिमेंट्स। Correctly and classified and recorded, they must initially be correctly coded for entry into the अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। अब हुआ क्या कि जब सब कुछ कंप्यूटराइज्ड हो गई तो कंप्यूटराइज्ड सिस्टम में हमें कोडिंग की जरूरत महसूस हुई। क्यों? क्योंकि हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। अब आप सुपरमार्केट को ध्यान में रखो, आप गए हो सुपरमार्केट में, कितनी कमोडिटीज होती हैं, यस और नो, और कितनी वैरायटी है, एक तरह की नहीं है। फूड आइटम्स, फ्रोजन आइटम्स, क्लोथ्स, हाउस होल्ड आइटम्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, पता नहीं क्या कुछ है, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सब कुछ मिल जाता है आपको। तो इतने सारे आइटम्स को ये फिर क्या करते हैं, नाम से अगर सेव करेंगे तो कंफ्यूजन होगी। आपने कोई और नाम बुलाया, मैंने कोई और नाम रख दिया, आपकी स्पेलिंग कुछ और थी, मेरी स्पेलिंग कुछ और थी, तो ढूंढते ढूंढते सिस्टम में ही आप ख्वार हो जाओ। तो बेस्ट वे क्या होता है, कोडिंग। क्या किया आपने, आइटम नंबर 01, आइटम नंबर 02, आइटम नंबर 03, आइटम नंबर 04, कोडिंग दे दी। जब आपने कोडिंग दे दी तो कोई 4 को 5 तो नहीं बोलेगा ना, कोई 3 को 2 तो नहीं बोलेगा। 2 सर्च करेंगे तो वही निकलेगा, 4 सर्च करेंगे तो वही निकलेगा। तो कोडिंग बहुत इंपॉर्टेंट बन गई है अब आज के जमाने में। कोडिंग के बगैर आप सिस्टम को मेंटेन नहीं कर सकते, कोडिंग के बगैर बड़े बड़े आप एक्सपेंशन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि एक्सपेंशन करोगे कंफ्यूजन हो जाएगी अगर आपने कोडिंग फॉलो नहीं किया तो। इवन स्कूल्स में हर स्टूडेंट का कोड नंबर है, यस और नो। इवन एसीसीए में जब आप रजिस्ट्रेशन करवा लेंगी तो आपका एक रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, तो वो क्या है, बेसिकली आपका कोड नंबर है। आपको वो नाम से नहीं जानते, आपको कोड नंबर से जानते हैं। सेम गोज फॉर मी, सेम गोज फॉर एनीबडी एल्स इन द रूम। ठीक है, तो वो कोड डालेंगे, आपकी सारी डिटेल्स निकल आएगी। नाम तो कितनों के सेम सेम होंगे, मगर आपका कोड नंबर किसी और के साथ मैच नहीं होगा। सो यहाँ पे नंबर यूजफुल हो जाता है। चलिए, ये सब सेल्फ रीड है। फीचर्स ऑफ अ गुड कोडिंग सिस्टम बताइए। Good coding system is the whole of the coding features. Items each have a unique code. Codes are uniform in structure and length. Items each have a unique code. And then codes are uniform in structure and length. उसके बाद types of code. There are some examples of code.
A. Sequential or progressive codes. Number are given to items in ordinary numerical sequence so that there is no obvious connection between an item and its code. Sequential या प्रोग्रेसिव कोड, जैसे कि हमने अभी थोड़ी देर पहले किया, आइटम नंबर 1 2 3 4 5 6, इसी तरह ये सीक्वेंशियल सीक्वेंस चलता रहेगा। आगे ब्लॉक कोड्स। ब्लॉक कोड्स आप देख सकती हैं 4 NNNN 5 NNNN 6 NNNN, ये सब NNNN नंबर्स हैं। इक्वल लेंथ के होंगे और यूनिक होगा, और हर कोड का डिफरेंट मीनिंग होगा। अब 4 NNN का मतलब है नेल्स, 5 NNN का मतलब है स्क्रूज, 6 NNN का मतलब है बोल्ट्स। आगे आइए, फेसेटेड कोड्स। फेसेटेड कोड्स जिसमें हर डिजिट का कोई ना कोई मीनिंग होगा। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर मैं लिखूं 1 2 3, कोड नंबर 1 2 3, तो 1 का मतलब होगा नेल्स, 2 का मतलब होगा ब्रास, 3 का मतलब होगा 75 mm। यानी पूरी डिस्क्रिप्शन आ गई कि मुझे ऐसे नेल्स चाहिए कौन से, जो ब्रास के हो और जिसकी मेजरमेंट क्या हो, 75 mm। ठीक। तो ये इस तरह से, इसको हम क्या कहते हैं, फेसेटेड कोड्स। फिर है निमोनिक कोड्स। निमोनिक कोड्स ये अक्सर एयरपोर्ट्स वगैरह, ट्रेन स्टेशन वगैरह में जहाँ पे शॉर्ट फॉर्म यूज किया जाता है। लॉस एंजलिस LAX, सिंगापुर SIN, लंदन हीथ्रो LHR, इसी तरह लाहौर का भी LHR है, कराची का KHI है, दिल्ली का DHI है। ठीक है। तो ये इस तरह से शॉर्ट फॉर्म, जिसको हम क्या कहते हैं, निमोनिक कोड्स। नेक्स्ट, हायरार्किकल कोड्स। हायरार्किकल कोड्स का क्या मतलब है, स्क्रूज, फ्लैट हेडेड स्क्रूज, राउंड हेडेड स्क्रूज, स्टील। यानी 3 का मतलब स्क्रूज होगा, 3 1 का मतलब फ्लैट हेडेड स्क्रूज होगा, 3 2 का मतलब राउंड हेडेड स्क्रूज होगा, और 3 2 2 का मतलब कि स्टील राउंड हेडेड स्क्रूज। इसमें भी आप देखो हर नंबर का कोई ना कोई मीनिंग है हायरार्किकल। अब आइए नेक्स्ट, जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स गिवन है कि नॉन करंट एसेट का जो भी कोड नंबर है वो 1000 से 1999 तक है। इदारे ने दिया है, अब इदारे की मर्जी है, ये तो उन्होंने एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताया है। फिर करंट एसेट्स जितने भी फॉल करते हैं वो 2000 और 2999 के दरमियान फॉल करते हैं। करंट लाइबिलिटी 3000 और 3999 के दरमियान फॉल करते हैं, इस तरह से। आगे आइए, एडवांटेजेस ऑफ अ कोडिंग सिस्टम। A code is usually briefer than a description, thereby saving clerical time, manual system, and storage space in a computerized system. A code is more precise than a description and therefore reduces ambiguity. C. Coding facilitates data processing. ठीक है, एडवांटेजेस क्या हो गए कोडिंग सिस्टम के। कोड इज यूजुअली ब्रीफर देन अ डिस्क्रिप्शन, ब्रीफ होता है, मोर प्रिसाइज होते हैं, और फैसिलिटेट करता है डेटा प्रोसेसिंग को। कोडिंग के प्रॉब्लम्स क्या है, motor expenses for 3 cars belonging to J. Miller and Son are all coded to a single expense account and are usually around 1200 a month. In June, the total amount is almost $15,000. Mr. Miller asks you to look into the reasons why. You decide to get a printout of the motor expenses account for June, and it looks like this. तो ये अब जो आपके पास प्रिंट आउट हो रही है, रिपोर्ट निकल के आ रही है, उसमें नंबर क्या शो हो रहा है, रिपेयर्स टू S657, टायर्स फॉर दिस, परचेज फॉर दिस। अब ये कोड से ये आप निकाल रहे हो किसके लिए, सुपरवाइजर के लिए। ये आप निकाल रहे हो किसके लिए, ओनर के लिए। अब ओनर और सुपरवाइजर बोलेगा इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है। मैं कैसे आइडेंटिफाई करूं कि क्या चीज है, डेप्रिसिएशन चार्ट सब कोड्स में लिखा हुआ है। अब उसके लिए मुझे कोड पता होना चाहिए कि इस कोड का मतलब क्या है, इस कोड का क्या मतलब है। अब इतने हजारों लाखों कोड्स में हर कोड याद थोड़ी रहेगा। तो ये एक ह्यूमन के लिए उसको रीड कर पाना या इंटरप्रेट कर पाना, एनालाइज कर पाना थ्रू द प्रिंटेड रिपोर्ट इज डिफिकल्ट। तो ये कोडिंग सिस्टम का प्रॉब्लम है। आगे आइए, डॉक्यूमेंट्स फॉर बाइंग एंड सेलिंग, ये हम सब डिस्कस कर चुके हैं। परचेज रेक्विजिशन आपके सामने है, कोटेशन, परचेज ऑर्डर, डिलीवरी नोट, परचेज इनवॉइस। ठीक है, अब ये आपने खुद से रीड कर लेना है, हम इसकी सारी डिस्कशन कर चुके हैं। कोडिंग परचेजेस, परचेजेस की भी कोड्स लगाते हैं। ये क्वेश्चन है, जरा कीजिए।
I see previous paragraph. See previous paragraphs. Received invoice number 134 from Despres for checking. Which documents will you need to check the details of the invoice to? आप वो ना भी देखो, ऊपर इनवॉइस को रेफर किया है। किसी इनवॉइस को वो करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए आप क्या देखो कि आया ये इनवॉइस किस, अभी हमने डिस्कस किया था ना, ये इनवॉइस कौन से ऑर्डर फॉर्म से रिलेटेड है, कौन से गुड्स रिसीव नोट से रिलेटेड है, कौन से। B. Would receive note and purchase recognition. एक बार दोबारा देख लें। Purchase recognition. इट्स ए। इनवॉइस को आप सबसे पहले ऑर्डर फॉर्म से वेरीफाई करोगे ना कि भाई हमारी कंपनी ने ऑर्डर दिया भी था या नहीं। इसमें दिखा रहे हैं इनवॉइस नंबर फला फला, ऑर्डर नंबर फला फला, तो क्या वो ऑर्डर नंबर हमारे पास है या नहीं। ये किसी और का तो हम पे नहीं ठोक दिया इन्होंने। यहाँ से वेरीफाई करेंगे परचेज ऑर्डर फॉर्म से, और फिर गुड्स रिसीव नोट से कि हाँ भाई आया कि गुड्स रिसीव हो गए हैं तो हम पेमेंट क्लियर करें, नहीं हुए तो फिर क्या जरूरत है। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट। The goods received note relating to invoice 1340 is shown below. Goods received note आ गया। Abacus company should now. Goods received note आ गया, तो अब क्या करना चाहिए इसको? A. Pay the invoice in full on the due date and request a refund. Pay the invoice in full on the due date and request a credit note. Wait for a replacement desk before any payment is made. Or pay the net amount of the invoice and credit note when received. क्या करना चाहिए? आप इदारा हो, आपका गुड्स रिसीव नोट है, अभी आप क्या करोगे? आपको गुड्स रिसीव हो गए हैं और गुड्स रिसीव में ये चीज मेंशन्ड है कि 25 क्वांटिटी मंगवाए थे एग्जीक्यूटिव डेस्क के, और जिसमें से एक डेस्कटॉप बैडली स्क्रैच है। तो आप क्या करोगे? पे नहीं करेंगे। सी। सी क्यों? वेट करना है रिप्लेसमेंट के लिए। आंसर है डी, क्यों? पे द नेट अमाउंट ऑफ द इनवॉइस एंड क्रेडिट नोट व्हेन रिसीव्ड। जब रिसीव हो जाए क्रेडिट नोट तब नेट अमाउंट दे दी जाए, तो अभी नहीं पे करना, क्योंकि क्रेडिट नोट अभी रिसीव नहीं हुआ है। अभी सिर्फ गुड्स रिसीव नोट रिसीव हुआ है, अभी तो इनवॉइस भी नहीं रिसीव हुई है। जब इनवॉइस रिसीव हो जाएगी विद द क्रेडिट नोट तब आप पेमेंट कर देंगे। दिस इज द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन। A replacement desk may not be available immediately, so C is incorrect. A is inappropriate as businesses tend to cancel errors in invoices by means of a credit note rather than a refund. B would be a pointless as a refund would be required. डॉक्यूमेंट्स फॉर रिकॉर्डिंग मटेरियल्स। अब मटेरियल रिकॉर्ड करने के लिए हमारे पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं? जब आप वेयर हाउस में, जो बंदा बैठा था, ये जो बंदा बैठा है इसके पास बहुत सारा सामान है, और सारा दिन सामान जा रहे सामान आ रहे। सामान कहाँ जा रहे हैं? सामान इधर सुपरमार्केट की तरफ जा रहे हैं या फैक्ट्री प्रेमिसेस में जा रहे हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। और आ कहाँ से रहे? जो गुड्स रिसीव्ड हो रहे हैं, जो गुड्स रिसीव्ड हो रहे हैं वो आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं। ऐसे ही हो रहा है ना कि सामान आ भी रहे जा भी रहे, ऐसा स्टैग्नेंट नहीं रहता। इट्स अ टू वे प्रोसेस। हम क्या करते हैं? इनहेल एक्सहेल, ऑक्सीजन आ रही है और कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहे हैं, तो हैंड हैंड बाय हैंड ये दोनों प्रोसेसेस साथ साथ चल रहे हैं। इसी तरह यहाँ भी वेयर हाउस जहाँ खाली हो रहे हैं वहां फिल इन भी हो रहे हैं। तो अब ये बंदा अपनी रिकॉर्डिंग कैसे करेगा? सबसे पहले, अभी हम उस टाइम की बात कर रहे हैं जब कंप्यूटर सिस्टम नहीं हुआ करते थे, तो मैनुअली बिन कार्ड में ये बंदा रिकॉर्ड कर लिया करता था, रफ में, जैसे उसका दिल चाहे। और जब डे एंड होता था, यानी अब वेयरहाउस को क्लोज होने में बस 1 घंटा रह गया है, तब वो उसको स्टोर्स लेजर अकाउंट में
यहाँ पे जो जो रिकॉर्ड उसने किया वो सब यहाँ पे फॉर्मली स्टोरेज लेजर अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा। ठीक है, तो ये है दो रिकॉर्डिंग डॉक्यूमेंट्स फॉर द वेयरहाउस मैनेजर, स्टोर लेजर अकाउंट्स। अच्छा, अब आइए, एक छोटा सा फॉर्मूला है जो आपको याद रखने की जरूरत है। प्री इन्वेंट्री इज इक्वल्स टू, लिख लीजिए अपने पास, प्री इन्वेंटरी इज इक्वल्स टू इन्वेंटरी ऑन हैंड, inventory on hand plus inventory on order plus inventory on order minus inventory that has been scheduled for use. Pre-inventory is equals to inventory on hand plus inventory on order minus inventory that has been scheduled for use. ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल है छोटा सा। प्री इन्वेंटरी का बेसिकली मतलब ये है, प्री इन्वेंटरी का बेसिकली मतलब ये है कि कोई भी ओनर ये जानना चाहता है कि दर हकीकत इस वेयरहाउस में आखिर वो कितना माल है जो मेरा है, जिसको मैं चाहूं तो जला दूं, जिसको मैं चाहूं तो बांट दूं, जिसको मैं चाहूं तो सेल कर दूं, जिसको मैं जैसा चाहूं जो मर्जी चाहूं कर दूं। तो वो फ्री इन्वेंट्री क्या है? वो इन्वेंट्री जो ऑलरेडी वेयरहाउस में रखी हुई है, इन्वेंट्री ऑन हैंड, प्लस इन्वेंट्री जो मैंने माल मंगवाया है सप्लायर से, वो रास्ते में अभी पहुंच रहा है, माइनस वो इन्वेंट्री जो ऑलरेडी कस्टमर ने एडवांस बुकिंग पे खरीद ली है मुझसे, अब मुझे यहाँ से डिलीवर करने हैं, अभी तक डिलीवर नहीं हुई, अभी जाहिर है अभी अभी ऑर्डर आया है, उसको पैक करेंगे फिर डिस्पैच करेंगे। तो उससे मुझे क्या पता चल जाएगा कि मेरी फ्री इन्वेंट्री जो मेरी ओनरशिप में है वो कितनी है। सपोज दैट अ कंपनी currently has a stock of 10,000 kg of material X. It has ordered another 2500 kg and 5,000 kg have been committed for future use. The free inventory of material X कैसे पता लगेगा? करंट स्टॉक क्या है? 10,000, तो इन्वेंट्री ऑन हैंड लिखिए 10,000 प्लस इन्वेंट्री ऑन ऑर्डर 2500 इन्होंने ऑर्डर किया हुआ है, प्लस 2500 एंड 5,000 हैव बीन कमिटेड फॉर फ्यूचर यूज। कमिटेड यानी कि किसी से ऑलरेडी कमिटमेंट हो गई है, ये 5,000 केजी अभी उस कमिटमेंट में जाएगा, तो माइनस 5,000। कैलकुलेट कीजिए। 7,500। आगे आइए, डॉक्यूमेंट्स फॉर लेबर कॉस्ट। लेबर के लिए कौन कौन से, लेबर की रिकॉर्डिंग रखने के लिए उसके लिए भी तो हमें चाहिए ना डॉक्यूमेंट्स, कि वो कब आया, कितने एब्सेंट किए, कितने आवर्स काम किए, कितने आवर्स नहीं काम किए। तो उसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है वो क्या क्या होते हैं? क्लॉक कार्ड्स, जॉब कार्ड्स, टाइम शीट्स। क्लॉक कार्ड्स जो टाइम का हिसाब रखे, जॉब कार्ड्स जो हमने जॉब कॉस्टिंग सीखी थी, तो जॉब की उसने, इस दर्जी ने कितना क्या बनाया, उस दर्जी ने क्या बनाया, क्योंकि दर्जी के अंडर भी तो कितने वर्कर्स हैं, उसको सबको पे देनी है, तो जॉब वाइज पे देगा। इसी तरह सैलून में कोई लड़की जो है हेयर कट कर रही होती है, कोई लड़की मेकअप कर रही होती है, सबको एक जैसी पे नहीं मिलती, सब अपनी पर्चियां जमा करते रहते हैं, फिर उस पर्ची के बेस पे, उस जॉब की बेस पे उनको पे मिलती है, उन्होंने जो जो काम किया। टाइम शीट्स ऑफ कोर्स मेंटेनेंस, जो अटेंडेंस मेंटेन की जा रही होती है, प्लस कितने घंटे लगाए काम में। तो ये सारे वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो लेबर को मैनेज करने में काम। ठीक हो गई कहानी। डेली टाइम शीट्स, वीकली टाइम शीट, सेल्फ रीड है ये, कोई इसमें कोई खास बहुत डिटेल नहीं है। लेबर को भी कोडिंग दी जाती है, हर एम्प्लॉय का एक कोड नंबर है, एम्प्लॉय नंबर है। सेल्स इनकम, जहां जहां से इनकम हो रही है उन उन चीजों को भी कोड्स दिए जा रहे होते हैं। एंड दैट्स ऑल, दैट वाज अ चैप्टर। जल्दी से क्विक क्विज के फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड क्वेश्चन, ये फर्स्ट थ्री क्वेश्चंस रख लीजिए।
Corresponding to the tertiary recognition, get would receive for you, would receive note. तीनों का बता दें, मेरा आंसर चेक। अगर within a given time उन्होंने पे कर दिया तो क्रेडिट डिस्काउंट मिलेगा पे थ्रू और फॉल्स और स्टेटमेंट नंबर 3। चलिए इसको हम चेक करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज इट्स बी, गुड्स रिसीव नोट। नंबर 2, बोथ स्टेटमेंट्स आर फॉल्स क्योंकि ये दोनों उलट लिखा हुआ था। स्टेटमेंट 1 डिस्क्राइब्स अ ट्रेड डिस्काउंट नॉट अ कैश डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट इज नॉट अ ट्रेड डिस्काउंट। क्या फर्क है दोनों में, अगर हम यहाँ पे समझ लेते हैं। देखो जब आप मॉल वगैरह जाती हो, मॉल जाती हो ना, डिस्काउंट ऑफर लिखा होता है ना, बड़ा बड़ा सेल अप टू 50%, अप टू 75%, उसको कहते हैं ट्रेड डिस्काउंट। क्या कहते हैं? ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट, जो कि सबको मिलता है, एवरीबडी गेट्स इट, ठीक है, एंड इट्स फॉर ऑल, अनाउंस्ड एवरीवेयर। वेरएज कैश डिस्काउंट जो होता है वो उस सिनेरियो में दिया जाता है जब मैं आपको उधार पे माल दे रही हूं, और उधार पे माल देने के बाद आपका जो क्रेडिट टर्म था वो था 2 महीने, कि आप 2 महीने के अंदर अंदर पेमेंट कर देना। लेकिन अब काम करते करते मुझे जरूरत पड़ गई पैसों की, मैंने कहा यार ये तो गलत हो गया, मैंने 2 महीने का टाइम दे दिया सबको, तो 2 महीने से पहले पैसे नहीं मिलने वाले, मुझे तो अभी फौरन जरूरत है पैसों की। तो फिर मेरे पास एक आइडिया ये आया कि चलो मैं आप लोग को 10% डिस्काउंट देती हूँ अगर आप लोग 15 दिन के अंदर अंदर मुझे पेमेंट दे देते हो। तो मैंने कहा कि जो भी आपकी इनवॉइस अमाउंट बनी है उस पे 10% ऑफ, लेकिन कब? जब आप 15 डेज के अंदर अंदर, 2 मंथ्स की जगह 15 डेज के अंदर अंदर मुझे पेमेंट दे देते हो। तो दिस इज कॉल्ड कैश डिस्काउंट। ये अक्सर, ये हर बार उसके लिए भी इस्तेमाल किया जा रहा होता है जहां पे कंपनी को खदशा होता है कि भाई बैड डेट हो जाएगा, ये जितने भी कस्टमर्स ने पैसे लेके गए ना ये सब मुझे रुलाने वाले, तो उनको अट्रैक्ट करने के लिए या पैसे खुले करवाने के लिए, जो पैसे ब्लॉक हो गए हैं आपकी इन्वेंट्री में, आप बोलते हो कि मेरा प्रॉफिट जाए भाड़ में, कम से कम कैपिटल अमाउंट तो निकल के आ जाए, तो आप उतने का 20%, 15% जो भी अट्रैक्ट आपको लग रहा है कि करेगा बंदे को, कस्टमर को, आपने वो डिस्काउंट दे दिया और आपने कहा 15 दिन के अंदर पेमेंट दे दो, 10 दिन के अंदर पेमेंट दे दो। तो इससे आपके पैसे भी खुले हो गए, आपके पैसे भी हाथ में आ गए, बैड डेट होने से बच गए,
डिस्काउंट, कस्टमर को डिस्काउंट मिल गया। ठीक, तो ये है डिफरेंस बिटवीन कैश डिस्काउंट एंड क्रेडिट डिस्काउंट, याद रहेगा। नेक्स्ट, बाकी थर्ड वाला फॉल्स था। इट इज द नेट अमाउंट विच शुड बी कोडेड ऑन अ परचेज इनवॉइस। ठीक है, हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब जो एक आखिरी चीज रह गई है वो है स्प्रेडशीट के 2 चैप्टर्स, जो कि मैंने आप लोग को पहले ही बता दिया था कि ये दोनों चैप्टर्स प्रैक्टिकली करने वाले हैं, और इसमें खास कुछ पढ़ाने वाला कुछ भी नहीं है, जिसमें से एक चैप्टर हमने पिछली दफा रिव्यू कर लिया था, और एक चैप्टर रहता है जिसको मैं इस वक्त रिव्यू कर लेते हैं। यूजिंग स्प्रेडशीट्स टू प्रेजेंट इंफॉर्मेशन, ये वाला चैप्टर हमने नहीं किया था ना, पहला वाला किया था ना। ठीक, सो इसमें बेसिकली क्या बताया जा रहा है कि जो भी इदारे होते हैं वो एक्सेल शीट को बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि एक्सेल शीट जो है, स्प्रेडशीट जो है, बहुत ज्यादा फायदे प्रोवाइड करती है, फैसिलिटीज है। क्या फैसिलिटीज है? एक तो जो हमने फर्स्ट चैप्टर में किया था, ये क्विक कैलकुलेशन, बहुत सारा डेटा एक शीट में जमा हो जाता है, पूरे साल का आप एक ही जगह जमा रख सकते हो। और बहुत सारी आसानी है, फॉर्मूलाज हैं, चीजें हैं, आप फॉर्मूलाज डालो उसमें, तो ऑटोमेटिक चीजें बहुत स्पीड अप और फास्ट हो जाती हैं, सेव भी हो जाती है। फिर दूसरी फैसिलिटीज क्या है कि एक्सेल शीट या जो स्प्रेडशीट है वो आपको चार्ट्स, ग्राफ्स और टेबल्स, ये तीनों के ऑप्शंस देती है। क्यों? क्योंकि रिपोर्ट बनाने में ये बड़ी आसानी, बहुत आसानी हो जाती है। जैसे कि अगर आपको कोई प्रेजेंटेशन, बोर्ड मीटिंग हो रही है और आपको पूरे साल का रिपोर्ट बताना है, सेल्स रिपोर्ट देनी है कंपनी की कि कितनी सेल्स थी पिछले 5 सालों में, और इस साल कंपनी ने क्या ऐसा किया कि सेल्स शूट अप कर गई, या क्या ऐसा किया कि सेल्स डिक्रीज हो गई, तो उसका एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन स्प्रेडशीट बहुत आसानी से दे देता है। वहां बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, आपने देखे भी होंगे, नहीं देखे तो हम यहाँ पे एक दफा खोल के देख लेते हैं। सो यू कैन सी ओवर हियर, यहाँ पे इंसर्ट का ऑप्शन है, और इंसर्ट में जब हम जाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, पिक्चर्स, शेप्स, टेबल, स्मार्ट आर्ट, 3D मॉडल्स, स्क्रीनशॉट, ये सब रेकमेंडेड चार्ट्स, ये सब आ जाता है। ये देखिए, अब इसमें जो है, इसमें आप बार चार्ट भी क्रिएट कर सकते हो। ये देखो, 2D कॉलम चार्ट, 3D कॉलम चार्ट, 2D बार, 3D बार, कितने सारे ऑप्शंस हैं कि इसके जरिए आप सेल्स वगैरह दिखा सकते हो। फिर ये देखो, लाइंस, 2D लाइंस, 3D लाइंस, ये सब इदारों में काम आते हैं प्रेजेंटेशन के लिए। हिस्टोग्राम, फिर इसके अलावा ये पाई चार्ट, ये पाई चार्ट देख रहे हैं आप? किधर गया पाई, किधर गया? वो हम जब इसमें डेटा सारा फिल करेंगे तो उस पूरा पाई चार्ट बन के आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारे चार्ट्स हो गए आपके पास, बार चार्ट, ये सिंपल कॉलम चार्ट है, कॉलम बार चार्ट है, बस इसकी पहचान जरूरी है कि भाई ये कौन सा चार्ट है, इसको इसको पाई चार्ट कहते हैं। ठीक है। अच्छा, पाई चार्ट को कैलकुलेट करना भी इन्होंने सिखाया है कि पाई चार्ट आप कैलकुलेट कैसे करोगे। एग्जाम्पल, कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स एट द कार्डिफ फैक्ट्री एंड द स्वानसी फैक्ट्री ड्यूरिंग जनवरी 2003 वर एज फॉलोज। कार्डिफ फैक्ट्री, स्वानसी, दो फैक्ट्रीज के बारे में जिक्र है। मटेरियल WALE 70,000, 30,000, 90,000, 10,000, सबको आप एडअप करेंगे, टोटल कितना आ गया? 200,000। फिर आपने इसकी परसेंटेज निकालनी है, कैसे निकालेंगे? 70/200 मल्टीप्लाई बाय 100। करो, कैलकुलेट करो, जल्दी से देखो। 35. 35%, इस तरह आपको सारी परसेंटेजेस आप फाइंड आउट कर सकते हो। फिर अब असल चीज क्या है कि आपने इन्हीं परसेंटेजेस को डिग्रीज में कन्वर्ट करना है। क्यों? क्योंकि एक पाई चार्ट कितनी डिग्रीज का होता है? 360 डिग्रीज का। तो अब आप इसको 360 में कैसे तब्दील करोगे? 35/100 मल्टीप्लाई बाय 360।
35/100 मल्टीप्लाई बाय 360, तो आपको क्या मिल जाएगा? 126. 126 डिग्रीज। इसी तरह 15/100 मल्टीप्लाई बाय 360, 54. 54 डिग्रीज। ठीक है, क्लियर हो गया? तो ये सारी डिग्रीज इस तरह से आप निकाल सकते हो, एंड दैट्स ऑल। पाई चार्ट में इतना ही आएगा। जब डिग्रीज निकाल ले तो फिर आप डेटा इनपुट कर देंगे स्प्रेडशीट पे, आपका ऑटोमेटिक पाई चार्ट क्रिएट हो जाएगा। एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है, जल्दी से पढ़िए। Advantages of pie charts: we give a simple pictorial display of the relative sizes of element of a table. They show clearly when one element is much bigger than other. They can clearly show differences in the element of two different totals. Disadvantages of pie charts are they only show the relative sizes of elements. In the example of the two factories, for instance, the pie charts do not show that cost at the Swansea factory were $50,000 higher in total than at the Cardiff factory. It is often difficult to compare sector sizes easily. For example, suppose that the following two pie charts are used to show the elements of a company. अब पाई चार्ट में मसला क्या बता रहे हैं? मसला ये है कि यहाँ भी 19% है और यहाँ भी 19% है, तो ये दोनों 19% हो सकता है इसका रेवेन्यू ज्यादा हो, इसका कम हो। तो 19% इज नॉट गिविंग अस अ गुड रिप्रेजेंटेशन। 19% कुड बी एनीथिंग। यहाँ पे 19% कुड बी 500,000 एंड यहाँ पे 19% कुड बी 200, ओनली 200। तो इसलिए परसेंटेज में जब भी हम देखते हैं चीजों को तो और कंपेयर करते हैं, तो जरूरी नहीं कि ट्रू पिक्चर सामने आए, क्योंकि परसेंटेजेस ऑफ व्हाट, यहाँ 19% ऑफ व्हाट, कौन सी रेवेन्यू, कितना रेवेन्यू, और वहां पे 19% ऑफ व्हाट, तो रेवेन्यू कुड बी डिफरेंट। एंड अंटिल वी गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट रेवेन्यू सेल्स, वी कैन नॉट फाइंड आउट और वी कैन नॉट गिव अ ट्रू कंपैरिजन। अब हमारे पास ये एक छोटा सा सवाल है, इसको इसकी भी डिग्रीज निकालनी है। बहुत आसान है, बेसिक है, ये आपने खुद से कर लेना है। स्कैटर डायग्राम आपसे एग्जाम में नहीं कहा जाएगा कि आप बनाओ, ठीक है? तो इसलिए इसके ऊपर टेंशन खप डालने की जरूरत नहीं, बस आपको पता होना चाहिए कि हाँ ये स्कैटर डायग्राम है, और ये जो लाइन गुजर रही है इसको हम क्या कहते हैं? ट्रेंड लाइन। क्या क्या कहते हैं? ट्रेंड लाइन। दैट्स ऑल। ये सब ड्रॉ स्कैटर डायग्राम, दिस इज नॉट रेलिवेंट टू योर एग्जाम। ये सब 2 मार्क्स के सवाल में नहीं आ सकता। टेबल्स, टेबल हमें पता है कैसे बनाते हैं, एक्सेल शीट में इस तरह से टेबल बन जाती है। स्क्रीन को स्प्लिट कैसे करते हैं ये पता होना चाहिए। कैसे करते हैं? एक विंडोज का सीन होता है, विंडोज और एरो। ये देखें, मैंने विंडोज दबाया, एरो, लेफ्ट एरो दबाया, स्प्लिट हो गई स्क्रीन, हाफ हो गई। ठीक है, फिर अब मैं इसको भी चाहूं, राइट दबाया, स्प्लिट हो गई, हाफ में आ गई। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक शॉर्ट कीज हैं। आइए नेक्स्ट। फॉर्मेटिंग, नंबर अलाइनमेंट, फॉन्ट, बॉर्डर, ये सब मैं समझ रही हूँ बहुत बेसिक है, आप लोगों ने कंप्यूटर क्लासेस में सीखा हुआ होगा, तो ये मैं अभी कुछ भी नहीं कर रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं। इस चैप्टर में यही कुछ है और नथिंग मच। लिंकिंग स्प्रेडशीट्स, एक स्प्रेडशीट को दूसरी स्प्रेडशीट से लिंक कैसे करते हैं, ये देखिए। यहाँ फॉर एग्जाम्पल लिखा हुआ है, अब यहाँ पे ये शीट 1 है, ये दूसरी शीट आ गई। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मुझे यहाँ पे कुछ, यहाँ पे मुझे ये वाला ही चाहिए। तो ये कौन सा नंबर है सेल का? H10। H10 है, H10 है, तो ये यहाँ पे इक्वल टू H, नहीं, यहाँ पे मैंने इक्वल टू डाला, शीट 1 सिलेक्ट की, इस सेल को सिलेक्ट किया, एंटर, आ गया यहाँ पे भी। सही है, तो इस तरह से।
नेक्स्ट आ जाइए। ये सब लिंक्स वगैरह देने का तरीका बताया गया है यहाँ पे, हाउ टू ओपन रेफरेंस फाइल। ठीक है, ये बहुत लंबे लंबे फॉर्मूलाज हैं, MA1 के लेवल पे इतना डिफिकल्ट नहीं पूछा जाता, लेकिन आप एक दफा गो थ्रू जरूर कर लीजिएगा, दैट्स इट। यूजिंग ऑफ स्प्रेडशीट्स बाय मैनेजमेंट, ऑफ कोर्स मैनेजमेंट यूज करती है, पढ़िए जल्दी से। Preparation of management accounts, cash flow analysis, budgeting and forecasting, account reconciliation, revenue and cost analysis, comparison and variance analysis, sorting, filtering and categorizing. लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ डेटा, ये सब पर्पस के लिए यूज होता है। ठीक है, दैट्स ऑल। स्प्रेडशीट वाले चैप्टर्स पे बहुत ज्यादा दिमाग खपाई नहीं करनी, सिंपल बेसिक रहिए, क्विक क्विज पे फोकस कर लीजिए और रिवीजन किट के क्वेश्चंस पे, और उस क्वेश्चंस के जरिए जो जो चीज आपको समझनी है या लर्न करनी है वो आप फिर चैप्टर में आके देख लीजिए। दैट्स माय एडवाइस टू यू गाइस, क्योंकि अगर स्प्रेडशीट के चैप्टर में आप लोग घुसेंगे तो सर जरा चक्कर खाने लगेगा। ठीक है, तो इसको बेसिक रखें, समझ जाएं कि ये प्रैक्टिकल यूजेज से रिलेटेड ज्यादा है, बेसिक चीजें जो कॉमन सेंस वाली हैं वो एग्जामिनर एक्सपेक्ट करता है कि आपको पता हो। कंट्रोल C मतलब कॉपी, कंट्रोल V मतलब पेस्ट, कंट्रोल X मतलब डिलीट। अभी आपने बिल्कुल भी कंप्यूटर यूज नहीं कर रहे, तो इस वजह से आप फेमिलियर नहीं है, लेकिन घर पे इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा तो आपको याद हो जाएंगे, बहुत इजी चीज है। ठीक है, और दूसरा ये कि रिवीजन किट के क्वेश्चंस जरूर देखिएगा, कि उसमें जिस तरह के क्वेश्चंस इस चैप्टर से रिलेटेड हैं बस उसी तरह के ही आएंगे मैक्सिमम मैक्सिमम इन दो चैप्टर्स में से। ठीक है, क्लियर हो गया? आई होप यहाँ पे क्लियर है। हमारा MA1 का सिलेबस यहीं खत्म होता है अल्लाह पाक के करम से, अल्हम्दुलिल्लाह। आज 20 तारीख हो गई है, 20 सितंबर। मैं आप लोग को एक हफ्ते का टाइम दे रही हूँ, एक हफ्ते के अंदर अंदर आपके पास जो भी क्वेरीज हैं आप मुझे लेकर आएंगे, आप लोग बताएंगे कि मैम हमारी क्वेरीज जमा हो गई हैं, तो काइंडली हमें क्लास बताइए कब। ठीक है, आप लोग के पास से मैसेज आएगा तो हम यहाँ पे क्वेरी क्लास अरेंज करेंगे, नहीं आएगा तो मतलब क्वेरी सॉर्टेड है, किसी को कोई मसला नहीं है, सब स्मूथ चल रहा है। तो ठीक एक हफ्ते बाद हम टेस्ट और डेट मॉक्स की आपकी डेट्स अनाउंस कर देंगे कि ये टेस्ट है ये मॉक्स है, इस दिन आके आप अपने टेस्ट और मॉक्स दे रहे हैं। ठीक है, अब जहन ये बनाएं कि आज 20 सितंबर है, तो अपना माइंड ये बनाएं कि आप लोगों ने 15 अक्टूबर से पहले पहले पेपर दे देना है। तो एक 4 तारीख की डेट आएगी, 11 तारीख की डेट आएगी, एक 18 की डेट आएगी अक्टूबर। तो ये 3 डेट्स में से जैसे जितनी जल्दी आप तैयारी पकड़ोगे, तो इन थ्री थ्री डेट्स में से कोई भी एक डेट आपने अपने लिए फिक्स कर लेनी है, इससे ज्यादा डिले नहीं करना प्लीज। भूल जाओगे चीजें, फायदा नहीं है। रिविजन किट कम से कम 3 टाइम्स कंप्लीट हो जानी चाहिए। क्लियर? ऑल सेट? कोई सवाल? थैंक यू वेरी मच, आज की क्लास यहीं तक। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।